जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज, जिसमें कि हम देखेंगे पत्र लेखन के बारे में। ये जो भी हमारी आगामी परीक्षाएं हैं, मुख्य परीक्षाएं, लाइक उत्तर प्रदेश पीसीएस की, यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है, या उत्तराखंड की, या अन्य राज्य जैसे बिहार की, जिनमें भी हिंदी में पत्र लेखन पूछा जाता है, या कई स्टेट्स में लोअर पीसीएस में भी हिंदी में पत्र लेखन पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम देखेंगे सबसे पहले सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, उसके बाद देखेंगे तार लेखन, उसके बाद कार्यालय आदेश, फिर अधिसूचना, फिर परिपत्र, फिर टिप्पणी और अनुस्मारक। तो इसी सीरीज में हमारा ये सीरीज चलेगी। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन। और अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल @प्रकाश IAS PCS पर मिलेगी, और इसको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन, प्रशासकीय पत्रों की भाषा का मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रशासकीय पत्र जो होते हैं उनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं कौन कौन सी। प्रशासकीय पत्रों की भाषा अत्यंत विशिष्ट प्रकार की होती है, जिसमें हिंदी अथवा अंग्रेजी के मानक शब्द शामिल होते हैं। यह आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली भाषा से सर्वथा भिन्न, अपने शुद्धतम व औपचारिक रूप में होती है। तो ये जिन पर हमने अंडरलाइन किया है, यह शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब पर भी आप आंसर लिखिएगा, ये शब्द अवश्य प्रयोग होने चाहिए। अगली जो इसकी विशेषता है, प्रशासकीय पत्रों के अलग अलग प्रारूपों से अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। शासकीय प्रारूप के पत्रों की भाषा सदैव सटीक, सारगर्भित, रूढ़ व औपचारिक होती, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें किसी भी व्यक्तिगत भाव के लिए स्थान नहीं होता है। इसकी शब्दावली भी विशिष्ट प्रकार की होती है, जिसमें शासकीय प्रयोजन निहित होता है। शासकीय पत्र का संबोधन महोदय तथा समापन भवदीय जैसी औपचारिक शब्दावली से होता है। पत्र के मुख्य भाग में आदेश, निर्देश जैसी विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अर्धशासकीय प्रारूप वाले पत्रों की भाषा सदैव मैत्री व आत्मीय भाव वाली होती है। इसमें अपेक्षा, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, ससम्मान, कष्ट करें इत्यादि जैसी शब्दावलियों का प्रयोग होता है। इसका संबोधन प्रिय भी महोदय तथा समापन भावनिष्ठ जैसी शब्दावली से होता है। अगला है आपका अधिसूचना। अधिसूचना, आदेश तथा संकल्प की भाषा आदेशात्मक होती है, जबकि प्रेस विज्ञप्ति की भाषा सूचनात्मक होती है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्टार कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आपका प्रशासकीय पत्रों की भाषा साहित्यिक भाषा नहीं होती। इसे अत्यंत सरल एवं सारगर्भित होना चाहिए। कथन सीधे एवं स्पष्ट होने चाहिए। शिष्ट भाषा का प्रयोग प्रशासकीय पत्रों की अपरिहार्य विशेषता है। तो ये हमने देखा जो हमारे प्रशासकीय पत्र होते हैं उनकी विशेषताओं को। देखिए, जो प्रशासकीय पत्र हैं इन सब के बारे में हमने ऊपर बताया था, आगे देख भी लेते हैं कौन कौन से हैं। और जब हम अलग अलग इनको पढ़ेंगे तो इनकी विशेषताओं के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे। देखिए, प्रशासकीय पत्र कौन कौन से होते हैं। एक होता है शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना या विज्ञप्ति, संकल्प, पृष्ठांकन। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पत्र होते हैं। आगे हम देखते हैं कार्यालयीय पत्र के मुख्य अंगों के बारे में। तो जो कार्यालयीय पत्र है, व्यवहार के कतिपय महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिनको निम्नवत देखा जा सकता है। सबसे पहले उद्गम और गंतव्य के बारे में। तो शासन के भीतर पत्र का उद्गम सदैव पद अथवा पदाधिकारी के स्तर पर होता है, जिसका गंतव्य भी पद अथवा पदाधिकारी होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। नेक्स्ट आपका जो प्रेषक और प्रेषिती कौन होता है। पत्र का उद्गम जिस पद अथवा पदाधिकारी के स्तर से होता है उसे प्रेषक, तथा उसका गंतव्य बिंदु जो पद अथवा पदाधिकारी होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेषिती कहते हैं। अगला आपका पत्र संख्या। सरकारी कार्यालयों से निर्गत सभी पत्रों को प्रेषक कार्यालय द्वारा एक पत्र संख्या प्रदान की जाती है। अगला जो है विषय। जो विषय अपेक्षित हो संक्षिप्त रूप में, उसका उल्लेख कतिपय पत्रों में आवश्यक होता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका जो मुख्य विषय, पत्र में इसका उल्लेख संबोधन के पश्चात प्रस्तावार ढंग पैराग्राफ से किया जाता है।
प्रथम प्रस्तर को छोड़कर शेष में प्रस्तरवार संख्या का उल्लेख किया जाता है। दिनांक व स्थान पत्र में जहाँ से निर्गत होता है उस स्थान तथा दिनांक का उल्लेख पत्र में यथोचित ढंग से किया जाता है। अगला है आपका संबोधन एवं समापन। पत्र में प्रेषक द्वारा प्रेषिती के लिए संबोधन का उल्लेख किया जाता है, जो सामान्यतः महोदय अथवा प्रिय श्री महोदय के रूप में होता है, परंतु कुछ पत्रों में किसी भी संबोधन का उल्लेख नहीं किया जाता है। अनौपचारिक शैली वाले पत्रों में ही समापन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सादर, ससम्मान, सम्मान सहित। अगला है जो संलग्नक। संलग्नक क्या होता है? पत्र का वह भाग होता है जिसके द्वारा पत्र के विषय में कोई वांछित सामग्री प्रासंगिक रूप से भेजी जाती है। और लास्ट है हमारा प्रतिलिपि। प्रतिलिपि किसी पत्र व्यवहार के संबंध में संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती है, जिसका उद्देश्य सूचनार्थ, अवलोकनार्थ अथवा अपेक्षित कार्रवाई से संदर्भित होता है। तो इस तरीके से हमने देखा जो कार्यालयीय पत्र होते हैं उनके कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं। अगर एग्जाम में आपसे इनके मुख्य अंगों के बारे में पूछा जाता है तो आप इन सभी को लिख देंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं सरकारी पत्र के बारे में, जिसको हम क्या इंग्लिश बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर, और उसका प्रारूप भी देखेंगे। तो सबसे पहले सरकारी पत्र की परिभाषा क्या होती है। एग्जाम में जब पर भी आए सरकारी पत्र के बारे में तो एक बार आप एक लाइन में उसकी परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद आगे अगर उसकी विशेषताएं पूछी है तो विशेषताएं, या प्रारूप पूछा है तो प्रारूप लिखेंगे। तो शासकीय पत्र या सरकारी पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसके माध्यम से एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। तो ये होगी आपकी सरकारी पत्र की परिभाषा। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो जो इसका उद्गम और गंतव्य होता है सदैव शासकीय पद होता है। इसका संचालन द्विआयामी अर्थात वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये डबल डायरेक्शन में फ्लो करता है, कनिष्ठ से वरिष्ठ और वरिष्ठ से कनिष्ठ। इसकी विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि से संबंधित होती है। इसका प्रारूप सदैव नियत, रूढ़ व औपचारिक होता है, जिसे सरकार के अधिकृत मुद्रणालय द्वारा सभी विभागों को यथा समय उपलब्ध करा दिया जाता है। नेक्स्ट है, इसकी भाषा सदैव सटीक, सारगर्भित व औपचारिक होती है, जिसे तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो सरकारी पत्र है और अर्ध सरकारी पत्र हैं, जब हम उसका डिफरेंस देखेंगे तो इसमें किस में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अगला है, पत्र का संबोधन सदैव पद के सापेक्षित, नियत व औपचारिक होता है, जिसके लिए सामान्यतः महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। पत्र के समापन में किसी खास शब्दावली का व्यवहार नहीं किया जाता है। सरकारी गजट में इसका प्रकाशन अनिवार्य होता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देख लेते हैं ये जो सरकारी पत्र होता है उसका प्रारूप क्या होता है। तो अगर हम सरकारी पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे प्रेषक, और प्रेषक के बाद यहाँ कामा लगाएंगे। कामा और पूर्ण विराम पत्रों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस प्रारूप को देखिएगा और बिल्कुल रट जाइएगा, ऐसे प्रारूप में लिखा होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे नाम, फिर से कामा, फिर पदनाम, कामा, फिर से जो शासकीय पता है या जो ऑफिशियल एड्रेस है, उसके बाद पूर्ण विराम। पृष्ठ के दाएं ओर पत्र संख्या लिखी होगी। इसके बाद लिखेंगे सेवा में पद और उसका शासकीय पता। इसके बाद अनुभाग, दाएं तरफ स्थान तथा दिनांक। इसके बाद संक्षिप्त में विषय लिखेंगे। इसके बाद हम पत्र स्टार्ट करेंगे महोदय, उपयुक्त विषय में निर्देश हुआ है कि। फिर से जब ये पैरा पूरा हो जाएगा तब पूर्ण विराम। इसके बाद जब अगला पैरा स्टार्ट करेंगे तब नंबरिंग देंगे, जिसके बारे में हमने ऊपर देखा था कि जो मुख्य विषय होता है उसमें पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं और पहला पैराग्राफ को छोड़ के सब में जो संख्या है उसका भी उल्लेख किया जाता है। तो जब आपका पहला पैरा कंप्लीट हो गया तो आपने पूर्ण विराम दे दिया। उसके बाद जब दूसरा पैरा स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे संख्या देंगे 2। उसके बाद आप लिखेंगे ये पैरा जब समाप्त होगा तब पूर्ण विराम। इसके बाद तीसरा पैरा, उक्त का अनुपालन और तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। इसके बाद हम पृष्ठ के बाएं ओर संलग्न जो भी 1 2 3 लगाने हो और भवदी से इसको समाप्त करते हैं। यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम
इसके बाद पूर्ण विराम और नीचे प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इसमें जिसको इसको प्रतिलिपि भेजी जाएगी उसका नाम और आखिरी में आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम। तो ये था आपका जो सरकारी पत्र होता है उसका प्रारूप। आप इसको देख लीजिएगा, एक दो बार लिख लीजिएगा जिससे आपको बिल्कुल ये कंठस्थ हो जाए। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसका एक उदाहरण। हमने प्रारूप देख लिया है, अब उसका उदाहरण देखते हैं। प्रेषक क ख ग संयुक्त सचिव कामा उत्तर प्रदेश शासन पूर्ण विराम। सेवा में कामा सचिव लोक सेवा आयोग कामा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जब ये कंप्लीट हो जाएगा जब पर भी, तब आपको पूर्ण विराम लगाना है और उसके पहले कामा लगाना आवश्यक है और बाएं तरफ पत्र संख्या लिखना आवश्यक है। इसके बाद जो भी अनुभाग है और विषय संक्षेप में और इधर स्थान कामा दिनांक। यह आपका ऊपर हमने फॉर्मेट देखा था तो स्थान लिख दिया लखनऊ, दिनांक ये जो भी विषय है हमने वो विषय लिख दिया। उसके बाद महोदय कामा स्टार्ट करेंगे, हम अपना पहला पैरा लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद जब पहला पैरा समाप्त होगा तो हम पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट पैरा लिखेंगे तो यहाँ नंबरिंग देंगे, जैसे यहाँ नंबरिंग दे रखा है। उसके बाद दूसरा पैरा समाप्त करेंगे। अगर आगे हमें तीसरा पैरा लिखना है तो पूर्ण विराम के बाद फिर से तीसरा नंबर लिख के आगे लिखेंगे, नहीं तो समाप्त अगर हो गया हमारा दूसरे पैरा में ही तो हम लिखेंगे भवदी, हस्ताक्षर, अपना नाम और अपना पदनाम। इसके बाद प्रतिलिपि किसको सूचनार्थ भेजी गई है इसको लिख देंगे और आखिरी में लिखेंगे आज्ञा से हस्ताक्षर क ख ग और पदनाम, जैसे यहाँ संयुक्त सचिव। तो हमने इस तरीके से जो सरकारी पत्र था उसके बारे में पढ़ा, उसका प्रारूप भी समझा और एक उसका उदाहरण भी देखा। आगे देखते हैं हम सरकारी पत्र लेखन के महत्वपूर्ण अंगों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये जो महत्वपूर्ण अंग हैं कौन कौन से? सरकारी पत्र लिखते समय सर्वप्रथम दाएं पर पत्रकांक या पत्र संख्या लिखी जाती है जो प्रेषक कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है, जैसे 10/2/2008-2009 ऐसे कुछ भी जो भी पत्रांक संख्या होगी ये कार्यालय द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद प्रेषक के नाम, पदनाम तथा शासकीय पते का उल्लेख बाएं पार्श्व पर हाशिया छोड़ते हुए किया जाता है। जैसे ऊपर आपको जब फॉर्मेट हमने बताया था तो उसमें बताया था प्रेषक कामा नाम, यहाँ पे कामा, पदनाम के बाद कामा और जब शासकीय पता के बाद पूर्ण विराम। प्रेषक कॉलम के नीचे प्रेषिति किसको भेजा जा रहा है कि पदनाम तथा शासकीय पते का उल्लेख किया जाता है, जिसमें उनके नाम का उल्लेख नहीं रहता है। यह महत्वपूर्ण है, उनके सिर्फ पदनाम का उल्लेख होता है और शासकीय पते का उल्लेख होता है। तो सेवा में जो पदनाम और जो भी शासकीय पता हो गया, उसके बाद पूर्ण विराम। इसके बाद इसमें बाएं पार्श्व शुरू से अंत तक हाशिया छोड़ा जाता है जिसका उपयोग अनुभाग संख्या लिखने में किया जाता है। अनुभाग संख्या के ठीक सम्मुख दाएं पार्श्व स्थान पर स्थान तथा दिनांक का उल्लेख किया जाता है। जैसे इधर अनुभाग लिख दिया, इधर दिनांक कामा स्थान। ऊपर हमने देखा था जैसे जो अपना उदाहरण था, इस उदाहरण में देखिए यहाँ लिखा अनुभाग, यहाँ स्थान तथा दिनांक। इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसके पश्चात संक्षिप्त रूप में विषय का उल्लेख किया जाता है। जैसे विषय को लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए सभी कार्मिकों के यात्रा किराए भत्ते से संबंधित समस्त शासनादेशों के संकलन के संदर्भ में। इसमें संबोधन के रूप में महोदय की औपचारिक शब्दावली का व्यवहार किया जाता है। मुख्य विषय की प्रथम पंक्ति में एक विशिष्ट शब्द निर्देश शामिल करते हुए पत्र प्रारंभ किया जाता है। जैसे उक्त विषय में निर्देशित है कि, अथवा उक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो भी हम पत्र देखेंगे सरकारी पत्र, उसमें देखेंगे कि संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है या निर्देशित किया गया है, ऐसा कुछ। प्रथम स्तर जो प्रथम प्रस्तर है पैराग्राफ को छोड़कर शेष प्रस्तरों में प्रस्तर संख्या का उल्लेख किया जाता है। कि अब ऊपर बताया था जैसे महोदय लिख दिया, पहला पैरा हो गया, दूसरे पैरा में फिर से नंबर लिखते हैं। इसके बाद आगे पत्र के अंतिम प्रस्तर में निम्न प्रकार की पंक्तियां उल्लेखित होती हैं, जैसे तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें अथवा कृत कार्रवाई से शासन को शीघ्र अवगत कराएं। ये महत्वपूर्ण लाइन है, ये आपको लिखा होना चाहिए आपके जो सरकारी पत्र लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मुख्य विषय समाप्त होने के पश्चात दाएं पार्श्व पर प्रेषक औपचारिक शब्द भवदी लिखकर अपना हस्ताक्षर
लघु कोष्ठक में नाम तथा पदनाम का उल्लेख करते हैं। जैसे हस्ताक्षर, नाम कोष्ठक में, लघु कोष्ठक में, उसके बाद पदनाम। इसके आगे अगर संलग्नक आवश्यक है तो पत्र के बाएं पार्श्व पर भावदी के सम्मुख यथोचित ढंग से अंकित किया जाता है। जैसे संलग्नक, कितने संलग्न लगाएंगे, 2 लगाएंगे, उसके बाद उसकी नंबरिंग करके पूर्ण विराम, एक संलग्न के बाद पूर्ण विराम, फिर से दूसरा संलग्न, उसके बाद पूर्ण विराम। यदि उक्त संदर्भ में प्रतिलिपि भेजी जानी आवश्यक हो तो संलग्नक नीचे बाएं हिस्से पर उसका उल्लेख करते हुए प्राप्तकर्ता अधिकारी और उनके कार्यालय का विवरण दिया जाता है। इसके नीचे दाएं पार्श्व पर आज्ञा से लिखते हुए प्रतिलिपि भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारी का विवरण अंकित किया जाता है। जैसे प्रतिलिपि लिख दिया, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इसके बाद आखिरी में आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम। तो ये फॉर्मेट देख लिया, इसके महत्वपूर्ण अंग देख लिए। तो इस तरीके से हमने जो सरकारी पत्र था उसको टोटली देख लिया, उसमें क्या क्या आते हैं चीज़ें, कैसे उसको लिखा जाता है, क्या क्या उसके विषय होते हैं या क्या उसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो हमारा अर्धशासकीय पत्र होता है उसके लिखने की जो शैली होती है उसके बारे में। तो जो अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के मध्य शासनीय प्रयोजनार्थ विचार विमर्श, वार्ता बैठक, ध्यान आकर्षण करने वाले विशिष्ट मामले, कतिपय गोपनीय मामलों इत्यादि संदर्भित कार्य व्यवहार संपादित किए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर आपकी परिभाषा लिखनी हो तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि समान स्तर के अधिकारियों के मध्य शासकीय प्रयोजनार्थ, जो विचार विमर्श हो गया, वार्ता बैठक हो गई, या जो ध्यान आकर्षण करने वाले विशिष्ट मामले हैं, या कभी कभी जो गोपनीय मामले हैं, उनके संदर्भित कार्य व्यवहार संपादित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है अनौपचारिक व्यवहार के माध्यम से शासन के भीतर अधिकारी गणों के मध्य संवाद प्रक्रिया स्थापित कर कार्य व्यवहार में अपेक्षित तेजी लाना, साथ ही साथ शासन के बाहर भी शासकीय लाभों को प्राप्त करना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। विलंबित मामलों के निपटान अथवा गोपनीय अथवा ध्यान आकर्षण करने वाले मामलों के संदर्भ में यह बेहद आवश्यक हो जाता है। किसमें जो विलंबित मामले हैं उनके निपटान में, या कोई गोपनीय मामला है, या कोई ऐसा मामला जिसमें ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो अर्धशासकीय पत्र होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है ये हम देख लेते हैं। तो इसका उद्गम जो होता है सदैव किसी अधिकारी के स्तर पर होता है और गंतव्य कहाँ हो सकता है, भीतर किसी अधिकारी अथवा शासन के बाहर के भी किसी विशिष्ट व्यक्ति तक होता है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है। सरकारी पत्र में क्या था कि किसी शासकीय अधिकारी के स्तर पर उसका उद्गम भी हो रहा था और जो उसका गंतव्य था वो भी किसी शासकीय अधिकारी के स्तर पर था। नेक्स्ट है पत्र की विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि निहित होते हैं। अगला है आपका पत्र की भाषा सदैव मैत्री व आत्मीय भाव वाली होती है। इसमें अपेक्षा, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, ससम्मान, कष्ट करें इत्यादि जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इसे एक वचन व उत्तर पुरुष में प्रायः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका पत्र का प्रारूप सदैव नियत व औपचारिक होता है। पत्र के प्रारंभ में संबोधन के लिए प्रिय श्री महोदय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और जो इसका समापन होता है उसमें सादर, ससम्मान जैसे आदर सूचक शब्दों से होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका एक प्रारूप। तो जैसे हमने सरकारी पत्र का प्रारूप देखा था वैसे इसका प्रारूप। सबसे पहले दाएं साइड नाम, कामा, पद, बाएं साइड नाम तथा पद और दाएं साइड हम लिखेंगे अर्ध शासकीय पत्र संख्या, उसके नीचे लिखेंगे विभाग, अनुभाग, दिनांक और स्थान। और अर्धशासकीय पत्र में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी होती है कि ये जब समाप्त होता है दाएं साइड में तो इस साइड जो भी शब्द हैं, पैरा है जो भी, वह एक बराबर पे समाप्त होते हैं। इसको आगे हम उदाहरण से समझेंगे भी। इसके बाद आगे लिखते हैं हम विषय, नीचे लिखते हैं प्रिय श्री महोदय, उक्त विषय में आपसे अपेक्षित है, पहला पैरा कंप्लीट। उसके बाद जब दूसरा पैरा लिखेंगे तो नंबर डाल के, उसके बाद सादर, और वहाँ भवदी लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम भवनिष्ठ लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और छोटे कोष्ठक में अपना नाम, और अगर कोई संलग्नक है तो, और आखिरी में जिस व्यक्ति को हम ये भेज रहे हैं उसके लिए सेवा में उनका नाम, पद, और अगर कोई शासकीय पता है तो शासकीय पता। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल।
तो जैसे एक क्वेश्चन था जो कि हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में आया था, जनरल हिंदी 2007 वाला जो पेपर है, और एक बार उत्तराखंड के जो पीसीएस मेंस था 2006 वाला, उसमें भी पूछा गया था। उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भेजा गया हो, जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा देने का अनुरोध किया गया है। यहाँ पे अर्ध सरकारी होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया क ख ग संयुक्त सचिव, दाएं साइड पे पत्र संख्या, उसके बाद जो भी मंत्रालय, उसके बाद अनुभाग, दिनांक तथा स्थान, इसके बाद विषय, उसके बाद प्रिय श्री महोदय से स्टार्ट करेंगे। इस संदर्भ में आपसे अपेक्षित है बताया गया एक। इसके बाद जब पहला पैरा पूरा हो जाएगा तो पूर्ण विराम, फिर जब नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग देके हम करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि इच्छुक बेरोजगार युवक युवतियों को चिन्हित करते हुए उन्हें ऋण सुविधा प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे वे अपने साथ साथ समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकें। इसके बाद ससम्मान, भावनिष्ठ, हस्ताक्षर क ख ग, अगर कोई संलग्नक है तब, और जिसको भेज रहे हैं उसको सेवा में श्री च छ ज मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, आखिरी में पूर्ण विराम। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं शासकीय एवं अशासकीय पत्रों का अंतर बतलाते हुए। इसका एक उदाहरण देना था, तो हम देख लेते हैं इसमें अंतर क्या क्या होता है। कई बार एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, जैसे देखिए आपके यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था जनरल हिंदी पेपर में 2006 में। तो शासकीय पत्र वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों इत्यादि हेतु पत्र व्यवहार किया जाता है। वहीं जो अशासकीय पत्र होता है क्या, आलेखन प्रारूप होता है जिसमें शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श, वार्ता, सलाह इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि ये जब पर भी होगा तो दो शासकीय व्यक्तियों के बीच में होगा, इधर भी शासकीय व्यक्ति, इधर भी शासकीय व्यक्ति। वहीं अशासकीय पत्र में एक शासकीय व्यक्ति हो सकता है, दूसरा शासकीय व्यक्ति हो सकता है, या अशासकीय व्यक्ति भी हो सकता है। इसके बाद इसकी भाषा सदैव संक्षिप्त, सारगर्भित, रूढ़ व औपचारिक होती है, जिसमें किसी व्यक्तिगत भाव के लिए स्थान नहीं होता है। वहीं अर्धशासकीय पत्र में भाषा जो होती है सदैव मैत्री व आत्मीय भाव में लिखी जाती है। अगला है, इसे तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, और यह जो अशासकीय पत्र होता है एक वचन और उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, और प्रायः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। नेक्स्ट है, इस पत्र को प्रेषिती कार्यालय का नियत प्राधिकारी खोलता है, और जो अर्धशासकीय पत्र होता है वह व्यक्तिगत होने के कारण इस पत्र को सदैव प्रेषिती ही खोलता है। नेक्स्ट है, इस पत्र का संबोधन मात्र औपचारिक शब्दावली महोदय के साथ होता है, और समापन में कोई औपचारिक शब्द नहीं होता है। जबकि जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसका संबोधन अनौपचारिक शब्दावली जैसे प्रिय श्री महोदय के साथ होता है, और उसका जो समापन होता है सदैव आदर सूचक शब्दों के साथ होता है। तो इस तरीके से हमने देखा जो शासकीय और अर्धशासकीय पत्र होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। आगे हम देख लेते हैं, जो ये पीछे छूट गया था, ये जो अर्ध सरकारी पत्र था उसका एक उदाहरण। ऊपर तो हमने जो अर्ध सरकारी पत्र देखा किसी शासकीय से शासकीय के बीच में, ये जो अर्ध सरकारी पत्र है किसी शासकीय से अशासकीय व्यक्ति को भेजा गया या व्यक्तिगत व्यक्ति को भेजा गया। तो इसमें क ख ग कामा विशेष सचिव पूर्ण विराम। इधर देखिए आप एक चीज़ ख्याल करेंगे, जो पैरा है, जो लाइन है, सभी एक ही जगह समाप्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक खेल मंत्रालय इधर लिख जाए और इधर पूरा गैप छूट जाए, और या अनुभाग इधर बिल्कुल लिख जाए और इधर गैप छूट जाए। तो इसमें अर्ध सरकारी पत्र का पत्र संख्या लिखेंगे, फिर से जो विभाग है या कोई अन्य मंत्रालय है उसका नाम, उसके बाद अनुभाग, दिनांक, कामा, स्थान, इसके बाद विषय लिखेंगे। इसके बाद प्रिय श्री महोदय से स्टार्ट करेंगे, कामा लगा के पहला पैरा लिखेंगे कि उक्त विषय में अवगत होना चाहें या यह आपसे अपेक्षित है कि सरकार द्वारा देश में खेल भावना को बढ़ाने एवं नवोदित खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर सभी खेलों में अधिक से अधिक पदक प्राप्त करने हेतु आपसे सहयोग करना चाहते हैं। इसके बाद अगला जो पैरा लिखेंगे, चूँकि आपकी खेल उपलब्धियों को देखते हुए अनेक युवा प्रोत्साहित हैं, संभव है कि यदि आप द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया जाए तो खेल नीति यहाँ 2018 जगह 2022 हो सकता है या 2023 हो सकता है, अधिक लक्षित एवं सफल बनाया जा सकता है।
इस आशय हेतु सरकार आपको खेल नीति निर्माण कमेटी के सलाहकार पद पर संलग्न पद पर उल्लेखित शर्तों के अधीन नामित करना चाहती है। ये पैरा समाप्त। अगला पैरा लिखेंगे, कृपया उक्त पदभार को ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। इसमें देखिए हम जो भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, एक तो अनौपचारिक है और रिक्वेस्ट वाली लैंग्वेज है। इसके बाद सादर, भावनिष्ठ लिखेंगे, हस्ताक्षर जो भी है क ख ग, अगर कोई संलग्न है तो उसको, और उसके बाद जिसको भेजा गया है सेवा में श्री च छ ज, कोई ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है उनको, और उनका जो पता होगा उसको लिख देंगे। तो ये था हमारा जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसका एक उदाहरण। इसके बाद हम आगे देखते हैं, उत्तराखंड पीसीएस ने आर जो मेंस एग्जाम हुआ था 2016 वाला, उसमें एक अर्धशासकीय पत्र का बारे में पूछा था, जिसमें सूखाग्रस्त क्षेत्रों के जिला अधिकारियों को लिखते हुए कृत कार्यों की जानकारी चाहिए गई थी। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि अभी उत्तराखंड में जैसे जो जोशीमठ में आपदा आई है उसके संबंध में पूछा जा सकता है जो आपका एग्ज़ाम है उसमें। तो कैसे लिखेंगे, क ख ग संयुक्त सचिव, इधर लिखेंगे अर्धशासकीय पत्र संख्या, यहाँ कंप्लीट, इधर मंत्रालय, यहाँ सब एक लाइन में होगा सारे, आगे सेवा अनुभाग जो भी लिखेंगे, दिनांक कामा स्थान। इसके बाद हम विषय लिखेंगे, विषय के बाद लिखेंगे प्रिय श्री महोदय। विषय में यहाँ हो सकता है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र या जोशीमठ क्षेत्र की समस्याओं से निपटने हेतु कृत कार्रवाई प्रसिद्ध करने के संदर्भ में। प्रिय श्री महोदय, उक्त विषय में आपसे अपेक्षा है कि जोशीमठ में समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे निपटने के लिए आवश्यक निर्देश आपको पूर्व में दिए जा चुके हैं। उक्त क्षेत्र की समस्याओं का समाधान प्राप्त निर्देशों के अनुसार करने का कष्ट करें, पूर्ण विराम। अगला जब हम पैरा लिखेंगे तो नंबर लेके, पूर्व में दिए गए निर्देशों का आधार बनाकर जो भी कार्य भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं के निपटान हेतु संपादित किए जा रहे हों उससे शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। यहाँ सादर, इसके बाद भावनिष्ठ, हस्ताक्षर, कोष्ठक में अपना नाम जो क ख ग, जो संलग्नक है पूर्व प्रेषित निर्देशों की जो छाया प्रति उसको, उसके बाद आखिरी में सेवा में यहाँ समस्त की जगह उस जिले के, चमोली जिले के जिलाधिकारी, उस क्षेत्र का नाम और उत्तराखंड सरकार, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था उत्तराखंड लोअर मेंस में 2016 में, सरकारी पत्र के आवश्यक जो भी अवयव होते हैं अर्थात जो भी अंग होते हैं उनका सविस्तार परिचय देना था और उसका एक ज्ञापन तैयार करना था, और आपको एक अवर सचिव रक्षा मंत्रालय की ओर से ज्ञापन होगा। इसमें जो श्री क ख ग ने अधीक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र भेजा और भेजे गए इस आवेदन पत्र के संदर्भ में उक्त पद की रिक्ति न होने की सूचना होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं आखिरी अपना जो शासकीय पत्र और व्यावसायिक पत्र था उसमें अंतर स्पष्ट करना था, और इसका एक उदाहरण तो आपको बताया गया था, यूपी लोअर सब मेंस के जनरल हिंदी में पूछा गया था। तो जो हमारा शासकीय पत्र होता है आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है, जिसमें माध्यम एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय कार्य व्यवहार, आदेश, निर्देश, नीति, नियम, सूचना इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। जबकि व्यावसायिक पत्र में आशय पत्र आलेखन की उस विद्या से है जिसमें एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा दो उद्यमियों के मध्य किसी व्यावसायिक क्रियाकलाप के संदर्भित पत्र व्यवहार किया जाता है। शासकीय पत्र की विषय वस्तु सदैव किसी शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है, जबकि जो व्यावसायिक पत्र होता है उसका विषय वस्तु वस्तुओं को भेजने, उन्हें मंगाने, ऋण चुकाने, चेक मांगने इत्यादि से संदर्भित होता है। अगला आपका शासकीय पत्र की भाषा सदैव क्या होती है, सटीक होती है, सारगर्भित होती है, रूढ़ और औपचारिक होती है, जिसे तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। वहीं जो व्यावसायिक पत्र होता है उसकी जो भाषा शैली है अनौपचारिक, मैत्री और आत्मीय भाव से परिपूर्ण होती है। तो इस तरीके से हमने देखा जो भी हमारे सरकारी पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, उनके प्रारूपों के बारे में देखा, उनके जो जो अंग होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसको देखा, उसके एग्जाम्पल देखा, और आखिरी में जाके उनके मध्य जो डिफरेंस होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शासकीय पत्र और अर्ध शासकीय पत्र के बीच में आपको भिन्नताएं बतानी होती हैं, तो उसको देखा, और आखिरी में जो शासकीय पत्र और व्यावसायिक पत्र के मध्य भिन्नताएं पूछा गया था उसको बताया गया। और जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया, अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF आपको कहाँ मिलेगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसको उपलब्ध करा दी जाएगी।
और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।